हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेक्ट्रम एंड बोहर मॉडल। देखो, स्पेक्ट्रम होती क्या है। देखो, आपने बचपन में ये तो स्टडी किया होगा या फिर रेनबो तो देखा ही होगा। आपको ये पता है कि अगर हम वाइट सनलाइट को प्रिज्म से पास करवाते हैं, पहले ये कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई ये जो दोनों फिगर है वो मैंने इंटरनेट से ली है। वहाँ से मुझे ये फिगर मिली है। तो आप देख भी सकते हो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे जहाँ से ली है सोर्स है वो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं। तो आपने ये स्पेक्ट्रम कहाँ देखी होगी? देखो, आपने जो रेनबो दिखता है ना आपको, वो एक स्पेक्ट्रम होती है। और वही स्पेक्ट्रम आप प्रिज्म से भी निकाल सकते हो। प्रिज्म एक ऐसा डिवाइस है ना कि वो अगर किसी लाइट को आप उसके ऊपर इम्पार्ट करते हो ना, तो वो दूसरी साइड पे आपको जो मिलता है ना, वो कौन से कलर से वो लाइट बनी है ना, वो सारे कलर आपको दिख जाते हैं। मतलब सारी वेवलेंथ आपको दिख, कलर को मैं कलर ना बोल के अभी मैं वेवलेंथ बोलूंगा, ठीक है? ये आपको समझना है। तो हमें पता है कि अगर मैं व्हाइट सनलाइट को प्रिज्म से पास करवाता हूं, तो मुझे दूसरी साइड पे अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन लगा देता हूं, तो मुझे ऐसे बहुत सारे ऐसे कलर की मतलब एक पैटर्न मिलेगी, है ना? और आपने इसको याद भी रखा होगा, विब ग्योर करके, है ना? VIBGYOR, इस तरीके से आप ये इसको आपने याद भी रखा होगा, रट्टा मारा होगा। इन शॉर्ट देसी लैंग्वेज में बोलो तो रट्टा मारा होगा, ठीक है? ये आपको पता है। तो बच्चों, ये जो हमें मिलता है ना, ये लाइट तो एक ही है। ये जो हमें हमने जो व्हाइट सनलाइट यूज की है, वो लाइट तो एक ही है ना? लेकिन वो कौन से कलर से बनी है, वो कलर कौन डिफरेंशिएट करके दिया हमने हमें? प्रिज्म। प्रिज्म हमें वो सारे कलर डिफरेंशिएट करके दे दिया, है ना? कि वो भाई ये जो व्हाइट सनलाइट है ना, वो कौन से कलर से बनी है, कौन सी वेवलेंथ उसके अंदर है, वो सारी चीजें उसने यहां पे बता दी, है ना? तो ये प्रिज्म का रोल यही होता है। प्रिज्म अगर किसी किसी रेडिएशन में कौन से वेवलेंथ आती है, कौन से कलर आते हैं, वो विजिबल में है कि नहीं है, वो आइडेंटिफाई करना है। मतलब कि अल्टीमेटली मैं बोलूं तो इसकी अगर स्पेक्ट्रम आपको निकालनी है, तो आपको प्रिज्म का इस्तेमाल करना है। प्रिज्म लगा दो, लाइट को इंपार्ट करो, दूसरी साइड पे स्क्रीन लगा दो, स्क्रीन के ऊपर आपको उसकी स्पेक्ट्रम मिल जाएगी। तो जी हाँ बच्चों, ये जो आपको मिलती है ना, इसी को स्पेक्ट्रम बोला जाता है। इसी को स्पेक्ट्रम बोला जाता है। स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखोगे ना, तो आपको ऐसा नजर आएगा। अगर स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो आपको ये जो नीचे की फिगर है ना, ऐसा नजर आएगा, है ना? इसको हम स्पेक्ट्रम के नाम से जानेंगे, है ना? अभी स्पेक्ट्रम, आप स्पेक्ट्रम बोलो, स्पेक्ट्रा बोलो, जो भी बोलना है। स्पेक्ट्रम ना यहाँ पे दो तरीके की होती है, दो टाइप की होती है। उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा और दूसरी होती है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा। अब ये कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट के बीच में फर्क क्या है वो भी समझ लो। भाई, कंटिन्यूस में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया 400 नैनोमीटर से, आप देखते जाओ 700 नैनोमीटर तक का। वैसे इसके आगे भी है, लेकिन अगर आप यहाँ से देखते जाते हो तो आपको समझ में आएगा कि भाई हर एक पॉइंट पे आपको एक एक कलर मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पे 400 के बाद, 400 नैनोमीटर के बाद 400.001 नैनोमीटर पे भी आपको एक कलर मिला है। 400.002 पे भी आपको कुछ कलर मिला है। 400.003 पे भी, अरे 0.003 क्यों, 0003 पे भी, मतलब कोई ऐसी भी वैल्यू नहीं है कि जहां पे आपको कोई वेवलेंथ ना मिली हो, है ना? आप देखो यहां से कलर कंटिन्यूअस दिख रहा है, और उसके कलर की पैटर्न आप देख रहे हो कि पहले ये डार्क रेड था और धीरे धीरे लाइट होता फिर येलो हुआ, येलो से लाइट होता फिर वे ग्रीन हुआ, ग्रीन में कन्वर्ट, फिर लाइट ब्लू से स्टार्ट होता डार्क ब्लू, और इस तरीके से आप देखो कंटिन्यूअस दिख रहा है। मतलब कि कोई भी पॉइंट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जहां पे कोई कलर ना मिला हो। अगर नहीं मिला होता तो यहाँ पे एक ब्लैंक आ जाता, मतलब कि एक ब्लैक कलर की लाइन आपको दिखती है ना। जिस जिस वेवलेंथ पे आपको कोई कलर की वेवलेंथ नहीं मिली है, जिस वैल्यू पे आपको वेवलेंथ नहीं मिली है स्पेक्ट्रम में, वहां पे आपको यहाँ पे, क्योंकि बैकग्राउंड ब्लैक है ना, तो उस हिसाब से वहां पे यहाँ पे एक ब्लैक लाइन आ जानी चाहिए, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। आप देख रहे हो कि ये कंटिन्यूअस है, मतलब कि सारी वेवलेंथ आपको यहाँ पे दिख रही है। ऐसे स्पेक्ट्रम को बोला जाता है कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है? कंटीन्यूअस का मतलब होता है कि जो रेंज में हमें स्पेक्ट्रम मिलती है, वहां पे सारे वेवलेंथ हमें मिलती है। मतलब कि 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर, ये सिर्फ एक एग्जांपल है ना, ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा है कि कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम किसे बोलते हैं, ना? तो आप यहां से स्टार्ट करोगे तो आपको कहीं पे भी बीच में ऐसा कलर मिस नहीं दिखेगा। देखो कंटिन्यूअसली ये कलर का पैटर्न आपको दिखेगा, तो ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होती है। इसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोला जाता है ना? कहीं पे भी ऐसी वेवलेंथ नहीं है कि जो मिसिंग है। क्लियर? तो इसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट का मतलब ये होता है कि भाई कुछ कुछ वेवलेंथ मिलती है,
कुछ कुछ वेवलेंथ नहीं मिलती है। जैसे कि मान लो कि मुझे 700 नैनोमीटर पे एक वेवलेंथ मिली, तो मुझे वहां पे एक कलर दिखेगा, अगर विजिबल में तो कलर दिखेगा, है ना, नहीं है तो भी भाई मुझे वहां पे कुछ एक वेवलेंथ मिलेगी, ठीक है। तो ये एक वेवलेंथ मुझे 700 नैनोमीटर पे मिली मान लो, ठीक है। तो दूसरी वेवलेंथ हो सकता है कि मुझे उसके बाद 700.001 पे ना मिले, 700.0, अरे 700.001 क्यों, 701 पे भी ना मिले, 702 पे भी ना मिले, 703 पे भी ना मिले, हो सकता है कि मुझे ये मिलती है लेट से 750 पे, तो हो सकता है कि मुझे यहाँ पे 750 पे एक ऐसी वेवलेंथ मिली हो। उसी तरीके से इसके आगे देखोगे तो हो सकता है कि मुझे 640 पे एक मिली हो। तो इनके बीच में कुछ भी नहीं है, इनके बीच में कोई भी वेवलेंथ हमें नहीं मिलेगी। तो जहां जहां पे हमें सिर्फ वेवलेंथ मिलती है वहां वहां हमें कलर दिखेंगे, जहां जहां नहीं मिलती है वहां पे कलर नहीं दिखेंगे, है ना। तो ऐसी जो स्पेक्ट्रम होते हैं कि जिसमें वेवलेंथ कंटिन्यूअस, मतलब सारी वेवलेंथ नहीं मिलती है, कुछ कुछ वेवलेंथ मिलती है, कुछ कुछ नहीं मिलती है, कुछ कुछ मिलती है यही बोलो, कुछ कुछ नहीं मिलती ऐसा मत बोलो, कुछ कुछ मिलती है, तो उसको हम बोलेंगे डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, ठीक है। और बच्चों हमारे पास जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है ना वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होती है, जिसको हम लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं ना, जिसमें सिर्फ लाइन दिखती है हमें एक पर्टिकुलर, यहाँ पे आपको कंटिन्यूस है, मतलब कलर पूरा कलर भरा हुआ है ना, ऐसा आपको कलर पूरा भरा हुआ दिखता है। लेकिन वहां पे डिस्क्रीट में हमेशा ऐसे लाइन दिखती है, जहां पे वेवलेंथ है वहां पे एक ऐसी लाइन कलर की मिल जाएगी, जहां जहां वेवलेंथ मिलती है, जो जो वेवलेंथ मिली वहां पे ऐसी लाइन मिलेगी, तो इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, है ना। वो एटॉम के केस में हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलती है, इसीलिए डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है। क्लियर। तो एटॉम के बारे में अगर बात करेंगे तो वहां पे हमें कंटिन्यूअस नहीं मिलने वाली है, हमें डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिलेगी। क्लियर। ठीक है, तो क्या है ये स्पेक्ट्रम, में समझ में आ चुका होगा अभी, और उसके दो प्रकार भी आपको समझ में आ चुके हैं कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होती है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्या होती है, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी है। ठीक है, याद रखना डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को हम लाइन स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं। क्लियर। चलिए तो अभी देखते हैं कि क्या सच में कोई एलिमेंट हमें ऐसे स्पेक्ट्रम देता है। तो देखो ऊपर वाले ने बहुत ही करामती से सारे एलिमेंट बनाए हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि भाई जिस तरीके से दुनिया में कोई भी आदमी की फिंगरप्रिंट मैच नहीं करती है, सबकी फिंगरप्रिंट यूनिक होती है, उसी तरीके से सभी एलिमेंट की, चाहे वो गैसियस फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो, सभी एलिमेंट की भी एक रेडिएशन पैटर्न होती है, या फिर मैं बोलूं उसकी एक स्पेक्ट्रम होती है जो फिक्स होती है, जो यूनिक होती है, जो दूसरे एलिमेंट के पास ऐसी स्पेक्ट्रम नहीं होती है। हर एक एलिमेंट अपनी अपनी एक यूनिक स्पेक्ट्रम लेके घूमता है ना। तो आप उसको अगर आइडेंटिफाई करना हो, ये आप कुदरत की ब्यूटी बोल दो, जो भी बोलना है बोल सकते हो, ठीक है। हर एक एलिमेंट ऐसा नहीं, हर एक एलिमेंट रेडिएट करता है, रेडिएशन पैटर्न सेंड करता है। आप उसको स्पेक्ट्रम के फॉर्म में प्रिज्म लगा के देख सकते हो। कोई भी एलिमेंट है अगर कुछ, देखो जब भी ये रेडिएशन वर्ड आता है ना हमारे दिमाग में, तो हमारे दिमाग में एक ही वो एलिमेंट आता है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, वही सारे एलिमेंट घूमते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक एलिमेंट अपने हिसाब से रेडिएशन सेंड करता है अपने हिसाब से। आपने अगर उसको ज्यादा एनर्जी दे दी, ज्यादा हीट पकड़ा दी, तो भाई हो सकता है कि वहां पे हमें रेडिएशन दिखे। वो क्यों दिखती है वो भी हमें दिखेगा, हम आगे जाके देखेंगे, दिखेगा नहीं लेकिन आगे जाके देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों ऐसी रेडिएशन पैटर्न दिखती है। लेकिन एक एग्जांपल देता हूं आपको, कि आपने कभी भी जलती हुई लकड़ी को देखा है, स्पेसिफिकली तब जब ये लकड़ी पूरी जल चुकी है, उसके बाद कोयला बचा है, कोयला रेड कलर का रह जाता है ना, जब भी वो कोयला ऐसे जलता रहता है तब वो रेड कलर का आपको दिखेगा, है ना, एक डार्क रेड कलर उसमें से एमिट होगा, तो वो होती है उसकी रेडिएशन। आपने वो पुराने जमाने के बल्ब देखे, बल्ब उसमें ना टंगस्टन मटेरियल का फिलामेंट यूज होता था, कौन से वाले, वो येलो कलर का जो हमें रोशनी देते थे ना, येलो कलर की, ऐसे ऐसे इस तरीके के जो बल्ब आते थे जिसको हम गुलुक बोलते थे, अभी तो वो देखने को नहीं मिलेंगे, अभी तो घर में एलईडी बल्ब का जमाना आ चुका है। सीएफएल भी अभी तो नहीं दिखती है, बहुत रेयर केस में किसी के घर में सीएफएल लगी होगी, बाकी तो हमारे घर में अभी एलईडी बल्ब ही हम यूज करते हैं। तो ऐसा जो बल्ब आता था ना, इसकी ये जो फिलामेंट होती थी ना, ये फिलामेंट टंगस्टन मटेरियल से बनती थी। और ये मटेरियल ऐसा होता है कि जब भी आप इसमें से मतलब कि एनर्जी पास करवाते हो, मतलब कि करंट को आप दौड़ाते हो, तो भाई यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है, तो उसकी वजह से वो हीट के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करेगा। लेकिन जब भी वो हीट पकड़ेगा ना, तो यहाँ पे एनर्जी हीट के फॉर्म में भी एज वेल एज कुछ रेडिएशन के फॉर्म में भी रिलीज होगी। और जो उसका रेडिएशन निकलता था ना, उसी को हम येलो कलर की लाइट बोलते थे, जो हमें मिलती थी रोशनी के तौर पे, है ना।
रोशनी के तौर पे हमें यहाँ पे लाइट मिलती थी। और ऐसे बल्ब अभी आपको कहाँ दिखेंगे, तो जो नाइट लैम्प होते हैं ना उसमें अभी भी दिखते हैं आपको। और अगर आप किसी होटल में जाते हो या रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहां पे आपको ऐसे ऊपर लगी होती मिलती है। कई बार आप थिएटर में जाते हो तो ऊपर नजर करना, वहां पे ना जो लाइट लगी होती है ना येलो कलर की, अभी भी वहां पे येलो कलर की ही लाइट लगी होती है, क्योंकि वो डिमेबल होती है। ये लाइट जो भी होती है वो डिमेबल होती है। तो वहां पे धीरे धीरे जैसे मूवी स्टार्ट होती है पहले और ट्रेलर स्टार्ट होते हैं, तो वहां पे धीरे 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 लाइट की इंटेंसिटी रिड्यूस होती है। तो और फिर जैसे मूवी स्टार्ट होती है, नंबर वगैरह पढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, तो अब वो लाइट अपने आप बंद हो जाएगी। तो वो डिमेबल यही लाइट होती है, यही लाइट डिमेबल होती है। तो वहां पे आपने देखा होगा कि उसमें जो ये जो फिलामेंट लगा होता है, वो फिलामेंट भी भाई ये टंगस्टन मटेरियल से बना होता है। तो उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप इसको एनर्जी देते हो तो वो एनर्जी रेडिएशन रिलीज करती है ना। और वो रेडिएशन जो हमें दिखता है ना येलो कलर की लाइट, वो उसका रेडिएशन होता है, वो उसका रेडिएशन होता है। ठीक ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, आप डे टू डे लाइफ में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं। कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि जो अपना जो रेडिएशन डिलीवर करते हैं, जो रेडिएशन देते हैं, वो रेडिएशन विजिबल स्पेक्ट्रम में होते हैं तो हमें दिखते हैं। अगर वो विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं होते तो हमें नहीं दिखते हैं। अभी आप इसको कुदरत की करामत मान लो, जो भी मानना है मान सकते हो, लेकिन हर एक एलिमेंट के पास अपनी एक यूनिक ऐसी स्पेक्ट्रम होती ही है। हर एक के पास, हर एक के पास, कोई ऐसा बाकी नहीं, गैसेस फॉर्म में भी है। और आप मानोगे नहीं कि जो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं ना, वो सारा जो भी स्पेक्ट्रम हम यहाँ पे देखने वाले, मतलब कि जो स्पेक्ट्रल सीरीज एनालिसिस हम यहाँ पे देखने वाले हैं, वो सारी सीरीज ना हाइड्रोजन एटॉम के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ही यहाँ पे उन्होंने निकाली थी। ठीक है। तो आप मानो या ना मानो, लेकिन हर एक एलिमेंट की अपनी एक यूनिक पहचान होती है, और वो पहचान होती है उनकी लाइन स्पेक्ट्रम। एटॉम के केस में ये कंटिन्यूस होना पॉसिबल नहीं है। ये जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगी वो लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगी, मतलब कि जिस जिस वेवलेंथ पे हमें, मतलब सॉरी, जिस वेवलेंथ जो वेवलेंथ हमें मिलती है, वहां पे ऐसे हमें कलर की लाइन मिल जाएगी, है ना। तो इसीलिए हम इसको लाइन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था बाल्मर जी के द्वारा। अभी ये बाल्मर जी ना एक टीचर थे स्कूल में। अगर आप अगर उनकी हिस्ट्री में जाओगे तो उनका पूरा नाम, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है आपकी एनसीईआरटी की किताब में, सालवारी के साथ सब कुछ दिया गया है। तो उनका पूरा नाम था जॉन जैकब बाल्मर। 1825 से लेकर 1898 तक उनका जो कार्यकाल था वो ये रहा था। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था हाइड्रोजन एटॉम के लिए, और उन्होंने विजिबल स्पेक्ट्रम में, विजिबल रेंज में उन्होंने हाइड्रोजन एटॉम की एक स्पेक्ट्रम सीरीज निकाल दी थी। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई जी हाँ, हाइड्रोजन एटॉम होता है ना, ये हाइड्रोजन एटॉम भी विजिबल रेंज में हमें कुछ स्पेक्ट्रम देता है। उसकी विजिबल रेंज की जो स्पेक्ट्रम होती है वो उन्होंने ढूंढ निकाली थी, जिसका नाम दिया गया था बाद में बाल्मर सीरीज, जिसको बाल्मर सीरीज के नाम से जाना गया था। ठीक है। तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और वो हाइड्रोजन एटम के लिए। देखो यहाँ पे जो भी देखने वाले हैं ना, सारे हाइड्रोजन एटम के बेसिस पे ही हम देखने वाले हैं। तो उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने देखा कि भाई उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने ये पाया कि भाई जो उनको सबसे ज्यादा विजिबल रेंज में जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली जो मिली लाइन, वो उनको रेड कलर की मिली थी। और वो कौन सी वेवलेंथ पे मिली थी, तो 656.3 नैनोमीटर पे। तो ये जो उनको पहली लाइन, जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइन जो उनको मिली, सबसे ज्यादा, सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ वाली, जो लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट नहीं बोल सकते, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो उनको मिली थी, वो रेड कलर की मिली थी, वो रेड कलर की मिली थी, जिसको उन्होंने फिर नाम दिया था एच अल्फा। एच अल्फा हाइड्रोजन का पहली पहली विजिबल लाइन। ठीक है। पहली विजिबल वेवलेंथ जो एच अल्फा। अभी देखो एच अल्फा और ये एच बीटा, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। इन दोनों के बीच में एक भी आपको यहां पे वेवलेंथ नहीं मिली, उनको, आपको नहीं, उनको नहीं मिली। दूसरी जो उन्होंने वेवलेंथ यहां पे देखी, दूसरी जो उनको वेवलेंथ मिली, वो मिली 486.1 नैनोमीटर, 486.1 नैनोमीटर। और जिसका कलर जो उन्होंने देखा वो कलर था ब्लू कलर। इसका कलर उन्होंने पाया ब्लू कलर। तो ये जो लाइन उनको दिखी वो ब्लू कलर की दिखी। ठीक है। ब्लू कलर की दिखी। फिर आगे बढ़ते, इसको उन्होंने नाम दिया एच बीटा। ठीक है। एच बीटा लाइन। फिर उन्होंने थर्ड जो लाइन यहां पे आइडेंटिफाई की, उसकी वेवलेंथ निकली 434.1 नैनोमीटर, और उसका जो कलर था वो वायोलेट था। इसका कलर वायोलेट था। ठीक है। जिसको उन्होंने नाम दिया एच गामा। एंड इसी तरीके से उनको जितनी जितनी वेवलेंथ मिली, आइडियली उनको कितनी मिली थी, तो
इनफाइनाइट वेवलेंथ मिली थी विजिबल रेंज में, इनफाइनाइट वेवलेंथ मिली थी, सारी वेवलेंथ विजिबल में थी। और यहां पे ना कोई ऐसा मतलब कोई ऐसे कोई स्ट्रक्चर को ये फॉलो नहीं करता था कि भाई ऐसा नहीं था कि भाई जितना गैप इन दोनों के बीच में एच अल्फा एंड एच बीटा के बीच में है उतना ही गैप एच बीटा एंड एच गामा के बीच में हो, ऐसा नहीं था भाई। जैसे जैसे उन्होंने पाया देखा तो ये पाया कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाती है, मतलब कि आगे कम होती जाती है, बढ़ती नहीं, उल्टे ऑर्डर में यहां से देखते हो तो कम होती जाती है, वैसे वैसे यहाँ पे ये जो लाइंस मिलती है उनके बीच का जो ये जो विड्थ है ना, वो मतलब कि डिस्टेंस है वो कम होता जाता है, ऐसा उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन देखा है ना। लेकिन आइडियली देखे तो इनफाइनाइट ऐसी लाइन उनको नजर आई थी, है ना, विजिबल स्पेक्ट्रम में, विजिबल रेंज में, जिसको बाल्मर सीरीज के नाम से भी पुकारा जा सकता है। आप इसको बाल्मर सीरीज भी बोल सकते हो। आपने ये पढ़ा होगा, अगर आपने केमिस्ट्री में स्टडी कर लिए हो तो वहां पे देखा होगा कि अलग अलग 5 सीरीज आप पढ़े होंगे, लाइमैन, बामर, पासवन, ठीक है, पासवन सीरीज। तो इस तरीके से आपने वहां पे स्टडी तो कर ही लिया है, तो यही चीज हम यहाँ पे बस एक रिवीजन जैसा कर रहे हैं ना। तो ये बाल्मर जी ने एक्सपेरिमेंट करके ये सीरीज खोज ली थी, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ये वेवलेंथ निकालने का क्या कोई ऐसा मैथमेटिकल तरीका है क्या, तो बाल्मर जी ने वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी इसका दिया था कि अगर आपको ये सारी वेवलेंथ चाहिए, अगर मैथमेटिकली आपको कैलकुलेट करनी है ये सारी वेवलेंथ की कौन सी मिलेगी बाल्मर सीरीज के अंदर, तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। ये वाला फॉर्मूला है 1/λ दैट इज इक्वल टू r टाइम्स 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहां पे ये जो लैम्बडा है वो वेवलेंथ दिखाती है, r एक रिडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स है, और यहां पे ये जो n है वो n की वैल्यू आपको 3, 4, 5 लाइकवाइज दिस आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। यहाँ पे जो इन्होंने ये जो कांस्टेंट वैल्यू ली है 1/2 स्क्वायर, ये 2 से अलग, 2 से ज्यादा वैल्यू आप यहाँ पे ले सकते हो, और उस हिसाब से आपको यहाँ पे वेवलेंथ मिलती जाएगी, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 3 प्लेस करते हैं, तो ऐसे केस में अगर ये n इज इक्वल टू 3 आप ये फॉर्मूला के अंदर प्लेस करोगे तो आपको यहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू कितनी मिलेगी, कैलकुलेशन के बाद आपको वेवलेंथ की वैल्यू मिलेगी सिर्फ 56.3 नैनोमीटर, जो पहली जो यहाँ पे लाइन दिखी थी उसकी वेवलेंथ, ठीक है। तो ये हो गए n की वैल्यू 3 प्लेस करने से आपको ये पहली लाइन जो भी है उसकी वेवलेंथ मिलेगी। n इज इक्वल टू आप 4 प्लेस करोगे तो आपको ये जो दूसरी लाइन दिखेगी ब्लू कलर की उसकी वेवलेंथ मिलेगी, है ना। इस तरीके से आप हर एक वेवलेंथ को ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। अभी अगर इसको हम थोड़ा और आगे जाए और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अगर ये फॉर्मूला देखना चाहे तो हम फ्रीक्वेंसी के तौर पे भी ये फॉर्मूला देख सकते हैं। देखो c इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्बडा एफ। यहाँ पे f की जगह पे ये लोग म्यू का इस्तेमाल करते हो, तो यहाँ पे नोटेशन जो भी फ्रीक्वेंसी का है वो म्यू है, तो c इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू लैम्बडा होता है। तो 1/λ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू बाई सी, है ना। तो यहाँ पे 1/λ की जगह पे अगर मैं यहाँ पे म्यू प्लेस कर दूं तो ये फॉर्मूला अभी बन जाएगा म्यू बाई सी प्लेस कर दूं तो c जो डिनोमिनेटर में आएगा वो यहाँ पे चला गया, r के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यही 1/λ वाला फॉर्मूला अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, म्यू के फॉर्म में क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू RC इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अभी ये जो सीरीज थी ना बाल्मर सीरीज, इनमें ये जो 2 है वो फिक्स रखा गया है। अभी ये 2 क्या है, ठीक है, ये अभी नहीं समझ में आएगा आपको, अगर केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा कि ये 2 क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो हम इसको अभी के लिए पेंडिंग रखते, अभी जैसे बोहर मॉडल स्टडी करेंगे तो वहां पे हम समझेंगे कि ये 2 क्या होगा, ठीक है। तो ये थी बाल्मर सीरीज, और बाल्मर सीरीज निकालने का, बाल्मर सीरीज में कितनी कितनी वेवलेंथ आती है, पहली वेवलेंथ कौन सी दिखेगी, दूसरी वेवलेंथ कौन सी दिखेगी, तीसरी कौन सी दिखेगी, तो ये वेवलेंथ निकालने का ये आसान सा फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। ये बाल्मर जी ने जो फॉर्मूला दिया था आप उसका इस्तेमाल करके n की वैल्यू पर्टिकुलर प्लेस करके आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अभी क्या होता है कि ये जो गैस होते हैं ना, इसको मतलब कि ये एनर्जी देना बहुत ही आसान होता है। ये स्पेक्ट्रम तब दिखती है जब आप उसको मतलब कि लो प्रेशर पे आप उसको इलेक्ट्रिक करंट अंदर से पास करते हो तो वो एक्साइट हो जाते हैं, और एक्साइट होने के कारण ये रेडिएशन पैटर्न उनकी दिखती है। बाल्मर जी ने ये जो पैटर्न दिखी थी वो विजिबल स्पेक्ट्रम में थी, लेकिन बाल्मर जी अकेले नहीं थे, बाल्मर जी के बाद और बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने बहुत सारी ऐसी इनविजिबल रेंज में भी स्पेक्ट्रम निकाल ली, ठीक है। जैसा कि अगर हम देखने चाहे तो यही हाइड्रोजन एटॉम के लिए ही
हाइड्रोजन एटम के लिए ही बाल्मर जी ने जो सीरीज निकाली थी वो इतनी थी, वो विजिबल स्पेक्ट्रम थी। लेकिन फिर लाइमन जी आए, पासन जी आए, ब्रैकेट, फुंड, ये बहुत सारी, देखो ये जो बाल्मर सीरीज है उसी तरीके से लाइमन जी ने जो सीरीज निकाली, ढूंढ निकाली थी, खोज निकाली थी, उसको नाम दिया गया लाइमन सीरीज। पासन जी ने जो सीरीज खोज निकाली थी उसको नाम दिया गया पासन सीरीज। उसी तरीके से ब्रैकेट सीरीज, उसी तरीके से फंड सीरीज। ठीक है, तो हर एक का फॉर्मूला देखो, हर एक का फॉर्मूला का स्ट्रक्चर आपको सेम नजर आएगा। स्ट्रक्चर आपको सेम नजर आएगा, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1 समथिंग कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। और यहां पे जो वैल्यू होती है उससे एक ज्यादा वैल्यू से आप यहां पे n की वैल्यू स्टार्ट कर सकते हो, है ना। तो यहां पे अगर 1 फिक्स है तो यहां पे n की वैल्यू हम 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पे 3 फिक्स है तो यहां पे n की वैल्यू 4 से स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रैकेट सीरीज में अगर यहां पे 4 फिक्स है तो यहां पे n की वैल्यू हम 5 से स्टार्ट कर सकते हैं, 5 से स्टार्ट कर सकते हैं। उसी तरह से फन सीरीज में हम यहां पे फिक्स वैल्यू 5 रखिए तो यहां पे हम n की वैल्यू 6 से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये सारा फॉर्मूला का स्ट्रक्चर तो सेम ही है। बाल्मर सीरीज हो, लाइमन हो, पासन हो, ब्रैकेट हो या फंड हो, सभी में यहां पे फॉर्मेट सेम है। सिर्फ यहां पे कांस्टेंट वैल्यू जो भी है ना वो यहां पे चेंज हो रही है। अभी ये क्यों चेंज हो रही है, ये किसके हिसाब से हम ये पता कर सकते हैं कि यहां पे कौन सा नंबर लगेगा। देखो अगर नाम दिया गया है तो हमें पता है कि लाइमन सीरीज है तो यहां पे हमें ये वैल्यू 1 स्क्वायर होनी चाहिए, ये 1 का स्क्वायर होनी चाहिए। अगर बाल्मर है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होनी चाहिए। अगर पासन है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर होना चाहिए। अगर ब्रैकेट है तो 4 का स्क्वायर और फंड है तो 5 का स्क्वायर। लेकिन ये जो वेवलेंथ रिलीज होती है वो अल्टीमेटली किसी रेडिएशन पैटर्न की वेवलेंथ होती है ना। तो भाई सवाल ये आता है कि यहां पे ऐसा कौन सा रेडिएशन निकलता है, हाइड्रोजन एटम में ऐसा कौन सा रेडिएशन निकला कि जहां से हमें मतलब अलग अलग रेंज में अलग अलग सीरीज मिल रही है। लाइमन जी ने निकाली एक सीरीज जो विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं थी, विजिबल नहीं थी, है ना। बाल्मर जी की जो सीरीज थी वो विजिबल थी, लाइमन जी ने निकाली। पासन जी ने एक पूरी सीरीज निकाली। सीरीज का मतलब होता है इनफाइनेट तक जाने वाली एक रेंज, है ना, एक एक इनफाइनेट तक जाने वाली एक रेंज। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि हर एक की जो सीरीज निकली थी वो इनफाइनेट नंबर ऑफ यहाँ पे वेवलेंथ अचीव करती थी। और उसको निकालने का उन्होंने सभी ने फॉर्मूला भी दिया था, सबका स्ट्रक्चर भी सेम था। लेकिन सवाल वहीं का वहीं वापस आके खड़ा हो जाता है कि भाई ऐसा कौन सा रेडिएशन वहां से निकलता है, ऐसा कौन सा हाइड्रोजन एटम में से रेडिएशन। हाँ माने कि भाई हाइड्रोजन एटम, देखो ये रेडिएशन तभी निकलता था जब आप हाइड्रोजन को अगर आप क्या करो, एक्साइट कर दो, है ना। आप वहां से करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा के उसको एक्साइट कर दो लो प्रेशर पे, तो ये पैटर्न आपको दिखती थी, है ना। ये सारी पैटर्न आपको दिख रही थी। सारी पैटर्न तो नहीं दिखती थी, लेकिन एक पर्टिकुलर केस में अगर आप इतना एक्साइट करते हो तो ये पैटर्न दिखेगी, अगर आप उसको और ज्यादा एक्साइट करते हो तो ये वाली पैटर्न दिखे। तो इस तरीके से आपको ये सारी स्पेक्ट्रम मिलती थी, है ना। तो सवाल वापस वही खड़ा होता है कि भाई ऐसा क्या रेडिएट, मतलब क्यों क्यों कौन सा रेडिएशन निकलता है, क्यों रेडिएशन निकलता है। भाई हाइड्रोजन तो एक बहुत ही सुंदर सा एक छोटा सा एक एटॉम है कि जिसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और वो भी एक ही इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो पहली ऑर्बिट में घूमता है। तो ऐसा क्या होता है कि वहां पे कुछ एनर्जी एमिट होती है या फिर रेडिएट होती है, ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से हमें ये रेडिएशन वाली पैटर्न मिलती है। और वो भी तब होता था जब हाइड्रोजन एटम को एनर्जी दी जाती थी, है ना, तभी ये होता था, है ना। ये जो साइंटिस्ट है जो सारी चीजें निकाली थी उन्होंने हाइड्रोजन एटम को एक्साइट करके, हाइड्रोजन को एक्साइट करके ये सारी रेंजेस सीरीज वगैरह निकाली थी। ठीक है, तो आइए इसका भी रीजन समझते हैं कि ऐसा क्या होता था। तो अगर ये रीजन समझेंगे ना तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि भाई यहाँ पे 1 ही क्यों फिक्स है, यहाँ पे 3 ही क्यों फिक्स है, यहाँ पे 4 ही क्यों फिक्स है, इसके पीछे की वजह क्या है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। कब हमें लाइमन सीरीज मिलेगी, अगर लाइमन सीरीज में अगर हमें चाहिए, अगर लाइमन सीरीज में अगर हमें वेवलेंथ चाहिए तो हमें इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां जंप करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे बोहर मॉडल तक में समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले तो ये पता करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये ऐसा क्या रेडिएशन होता है यहाँ पे, मतलब कि क्या नौबत आती है कि भाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ही तो होता है, प्रोटॉन तो सेंटर में बैठा होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो वो तो कुछ रेडिएशन नहीं देगा ना। जो भी रेडिएशन होना है वो किसका होना है, तो भाई इलेक्ट्रॉन का होना है। तो ऐसे क्या नौबत आ गई इलेक्ट्रॉन की कि भाई इसको कुछ रेडिएट करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो उसमें ना भी यहाँ पे दो मतलब की थियोरी चलती थी, मतलब कि पहली थियोरी तो यही थी जो चलती थी, नहीं जो थी पहले वही थी। उसके बाद बोहर जी ने आके सारी थियोरी को चेंज कर दिया। तो पहले जो चलती थी इसको क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी बोली जाती थी।
क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। और वो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी वो रदरफोर्ड जी ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसी के बेस पे थी। देखो रदरफोर्ड जी ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था, देखो मैंने आगे ही बोला था कि ये जो पूरा चैप्टर है वो थोड़ा स्टोरिकल चलेगा, तो यहाँ पे हम स्टोरी को ही देखेंगे, ठीक है। तो स्टोरिकल वे में आपको समझते जाना है। रदरफोर्ड जी ने एक्सपेरिमेंट जब भी किया था तब उन्होंने ये देखा था कि भाई एटम का काफी सारा हिस्सा ना खाली रहता है, सारा जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में लोकेटेड है, और वहां पे कुछ ऐसा है कि जिसका मास बहुत ज्यादा है। और जो इलेक्ट्रॉन की बात आई तो इलेक्ट्रॉन ना कोई भी ऑर्बिट में कहीं पे भी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, इतना इन्होंने बताया था। उनका बताना यह था कि भाई इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, ठीक है। और वहां से क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी का जन्म हुआ। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ये मानती थी कि भाई इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कोई भी ऑर्बिट, एनी ऑर्बिट, कोई भी ऑर्बिट, चाहे मन चाहे वो ऑर्बिट ले सकते थे, मन चाहे वो ऑर्बिट में घूम सकते हैं, है ना। ऐसा उनका मानना था। और अगर ऐसा उनका मानना था तो भाई यहाँ पे रेडिएशन किसका है? जब भी ये साइंटिस्टों ने ये सारी सीरीज वगैरह निकाली तो उनको ये रेडिएशन की ही तो पैटर्न थी ना, उन्होंने रेडिएशन को ही ये स्पेक्ट्रम के फॉर्म में देखा, है ना। तो सवाल आता है कि भाई तो रेडिएशन किसका था? तो भाई क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ये बोलते थे कि भाई रेडिएशन किसका था वो समझना है तो आप ये समझो कि भाई क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में घूमता है, पहले तो वो कोई भी ऑर्बिट में घूमता है, कोई भी, एनी ऑर्बिट, कोई फिक्स ऑर्बिट नहीं, कोई भी ऑर्बिट में घूम सकता है। और जब भी वो ऑर्बिट में घूमता है तो हमें पता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन करता है तो उसको सेंटर की ओर एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगता है ना, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगता है। और अगर कोई चार्ज एक्सीलरेशन से मूव होता हो, क्योंकि अगर वो ऑर्बिट में घूमता है और उसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है तो इसका मतलब होता है कि भाई यहां पे वो एक्सीलरेशन से घूम रहा है। और अगर कोई चार्ज अगर एक्सीलरेशन से घूमता है तो भाई एक्सीलरेशन वाला चार्ज या फिर एक्सीलरेटेड चार्ज ये तो होता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसका मतलब यह होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है, उसको एक सेंटर की ओर एक्सीलरेशन लग रहा है, तो इसका मतलब यह निकलता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट करेंगे, क्योंकि एक्सीलरेटिंग चार्ज यही तो होता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। तो कहीं ना कहीं यही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट कर रहे हैं। और ये जो साइंटिस्टों ने जो सारी सीरीज निकाले, जो स्पेक्ट्रम बनाए, वो स्पेक्ट्रम कहीं ना कहीं यही रेडिएशन के स्पेक्ट्रम थे, है ना। ये क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी का मानना था, ठीक है। लेकिन बोहर जी को यह समझ में नहीं आया। बोहर जी का मानना यह था कि भाई ये थियरी मैच नहीं करती है, क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लो कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, एक्सीलरेशन उसके पास है, और वो एक्सीलरेशन की वजह से मान लो कि एक्सीलरेटेड चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इसका मतलब यह होता है कि इलेक्ट्रॉन जब भी ऑर्बिट में घूमते हैं तब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ऐसे एमिट करते हैं, रेडिएट करते हैं। तो भाई अगर वो रेडिएट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली दे आर रेडिएटिंग द एनर्जी, तो वो तो एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं, मतलब एनर्जी को फेंक रहे हैं। तो अगर एनर्जी को वो रेडिएट करते जाएंगे तो क्या होगा आगे जाके भाई, जैसे जैसे इसकी एनर्जी रेडिएट होती है तो भाई उसका पाथ ना ऐसे एनर्जी रेडिएट होने के कारण उसका सर्कल जो भी है वो धीरे धीरे से छोटा होता है, छोटा होता है, छोटा। एक टाइम ऐसा है कि जब उसकी एनर्जी सारी खत्म हो जाएगी तो भाई वो सीधा ये न्यूक्लियस के ऊपर जाके गिर जाएगा, मतलब कि न्यूक्लियस के साथ वो चिपक जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यह होता है कि भाई तो इलेक्ट्रॉन का पाथ ये सर्कुलर नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का पाथ यहां पे ऐसा कुछ स्पाइरल जैसा हो सकता है, ऐसा स्पाइरल जैसा आपको दिखेगा, इस तरीके का पाथ होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, अगर ये क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी सच है तो, ठीक है। तो इनका पाथ ऐसा होना चाहिए, सर्कुलर तो नहीं हो सकता है ना। बात तो सही थी, बात में दम था। तो फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया कि भाई ये जो रेडिएशन है, जो यहाँ पे ये सारे साइंटिस्टों ने सीरीज वगैरह निकाल दी, जिस रेडिएशन की स्पेक्ट्रम बना के उन्होंने लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, वो सारी चीजें उन्होंने निकाल ली। तो जिस रेडिएशन की उन्होंने ये स्पेक्ट्रम निकाली ना भाई, वो रेडिएशन ये तो नहीं है, ये नास है, ये रेडिएशन नास है।
तो कौन सा रेडिएशन हो सकता है, मतलब कि कौन सा ये यहाँ पे मतलब रेडिएशन और हो सकता है, क्योंकि बोहर जी का मानना जो भी था उस हिसाब से भाई बात तो सही है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में रेडिएशन को फेंक रहा है तो उसकी एनर्जी भाई धीरे धीरे रिड्यूस होनी चाहिए, और एनर्जी घटते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो भाई वो सीधा न्यूक्लियस के ऊपर जा गिरेगा और न्यूक्लियस के साथ मतलब चिपक जाएगा। तो वो सर्कुलर ऑर्बिट थोड़ी ना हुई, ये सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होगी, तो भाई कैसे हम बोल सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहे हैं। तो भाई बात में तो दम था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फिर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया और फिर उन्होंने ये सारे रहस्यों को उजागर किया, और जो यहां पे इन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन दिए, जबरदस्त ऑब्जर्वेशन दिए, जो बाद में जाके बोहर्स पोस्टुलेट्स के नाम से जाने गए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर बोहर मॉडल अगर समझना है तो ये 3 पोस्टुलेट ही है जो आपको समझने हैं। देखो पहला पोस्टुलेट उन्होंने जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके जो हमें बताया था, ठीक है, वो ये था, ये तीन चीजें थी, ये 3 ऑब्जर्वेशंस थे जो हमें याद होने चाहिए। कई बार शॉर्ट नोट में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन दी बोहर्स पोस्टुलेट्स, ठीक है, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है डिटेल में। तो देखो पहला उन्होंने क्या देखा, पहला ऑब्जर्वेशन उनका क्या रहा, ध्यान से सुनो। Bohr's first postulate was that an electron in an atom could revolve in a certain stable orbits without the emission of radiant energy. उनका पहला ही ये ऑब्जर्वेशन निकल के आया कि भाई इलेक्ट्रॉन मन चाहिए ऑर्बिट में नहीं घूम सकते हैं, वो कुछ कुछ ऐसे स्टेबल ऑर्बिट प्रेजेंट है उसी ऑर्बिट में घूम सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स ओनली स्टेबल ऑर्बिट में ही घूम सकते हैं, और जब भी वो ऑर्बिट ऐसे स्टेबल ऑर्बिट में घूमते हैं तब वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, मतलब कि वो कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे जब भी वो ऑर्बिट में घूमते हैं तब। और वो सारी कोई भी मन चाहिए ऑर्बिट नहीं ले सकते हैं, वो यहां पे ऐसे स्पेसिफिक ऑर्बिट्स अवेलेबल है, हर एक एटॉम के अंदर ऐसी बहुत सारी ऐसी ऑर्बिट्स अवेलेबल है। देखने जाओ तो प्रैक्टिकली इनफाइनाइट ऑर्बिट्स अवेलेबल है, उसमें ही वो ऑर्बिट में घूम सकते हैं, उसी ऑर्बिट में वो घूम सकते हैं जो स्टेबल हो, जो स्टेबल हो। वैसे देखने जाए तो हमारे लिए अगर अर्थ के अराउंड सराउंड में जो हमारे जो सैटेलाइट घूमते रहते हैं वो भी तो पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही घूमते हैं। वैसे देखने जाए तो भाई अर्थ के सरफेस से आप जितना ऊपर जाओगे तो हर एक हाइट पे आपको एक एक एनर्जी वाली एक ऑर्बिट मिल जाएगी, लेकिन क्या वो सारे जो हमारे सैटेलाइट है वो क्या सभी ऑर्बिट में घूम सकते हैं, मतलब कि अर्थ की हाइट से 5 सेंटीमीटर की हाइट पे, अर्थ की सरफेस से 5 सेंटीमीटर की हाइट पे भी वो घूम सकते हैं? नहीं घूम सकते, वो उनके लिए स्टेबल नहीं है, वो उनके लिए स्टेबल नहीं है। उनके लिए जो ऑर्बिट स्टेबल है वहां पे वो अभी रोटेट कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ही ऐसी ऑर्बिट होती है कि जो स्टेबल ऑर्बिट मानी जाती है ना। और जब भी वो स्टेबल ऑर्बिट में घूमते हैं ना, वहां पे उनके द्वारा एमिशन जो एनर्जी का रेडिएट होना ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये बोहर जी ने बहुत ही जबरदस्त पॉइंट दिया था, पहला पॉइंट कि भाई सारी ऑर्बिट मतलब मन चाहे ऑर्बिट तो वो नहीं ले सकते, कभी भी नहीं लेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। और जो भी ऑर्बिट ले सकते हैं वो स्टेबल ऑर्बिट होती है, और वो कुछ कुछ ऑर्बिट ऐसी मिलती है जो स्टेबल होती है, सारी ऑर्बिट नहीं। इसका मतलब ये नहीं होता कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मतलब कि जितने एनर्जी लेवल से वो सारी ऑर्बिट स्टेबल होगी, नहीं, कुछ कुछ सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स आर देयर, कुछ कुछ ऐसी ऑर्बिट होगी। जैसे कि यहां पे आप फिगर में देखोगे तो मान लो कि ये हमारा न्यूक्लियस है, मान लो ये न्यूक्लियस है, तो इसके सराउंडिंग में आप देखोगे तो हो सकता है, वैसे एनर्जी लेवल तो बहुत सारे होंगे इन दोनों के बीच में, न्यूक्लियस के यहां नजदीक में भी एक ऐसी आपको एनर्जी की एक ऑर्बिट मिलेगी, यहां पे भी एक ऑर्बिट मिलेगी, तो ऐसे बहुत सारी ऑर्बिट है, लेकिन उसमें से स्टेबल सारी नहीं होती है। मान लो कि ये पहली स्टेबल ऑर्बिट है, तो ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी, ये चौथी स्टेबल ऑर्बिट है। इस तरीके से आपको ऐसी ऑर्बिट्स मिलती जाएगी जिसमें इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी से घूम सकते हैं, और जब भी वो घूमेंगे तब कोई भी एनर्जी यहां पे एमिट नहीं करेंगे, रेडिएट नहीं करेंगे, है ना। क्लियर हुआ। सो अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट यहां पे हम बोल सकते हैं कि each atom has certain definite stable states in which it can exist, and each possible state has definite total energy, and these are called the stationary states of the atom। ठीक है, मतलब कि इसका मतलब यह होता है कि जो हमारे लिए ऐसी स्टेबल ऑर्बिट एग्जिस्ट करती है वो हर एक एटम के लिए ऐसी होती है, हर एक एटम के लिए उसके हिसाब से स्टेबल ऑर्बिट्स उसको मिलती रहती है ना, मतलब कि उसके पास होती है ऐसी स्टेबल ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, और वो
जो ऑर्बिट्स होती है उनकी टोटल एनर्जी फिक्स होती है। इसका मतलब यह होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूमता है तो वो इलेक्ट्रॉन के पास भी उतनी ही टोटल एनर्जी होगी। जैसे कि मान लो कि मैं एग्जांपल के तौर पे ऐसा बोल दूं कि भाई ये जो पहली ऑर्बिट है न्यूक्लियस की, पहली ऑर्बिट न्यूक्लियस है, ये पहली ऑर्बिट जो स्टेबल ऑर्बिट मिली उसकी एनर्जी मान लो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी जो एनर्जी है, ये ऑर्बिट की एनर्जी है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिट में घूमता है तो वो इलेक्ट्रॉन के पास भी टोटल इतनी ही एनर्जी होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिट में घूमता है और उसके पास एनर्जी लेवल कुछ अलग ही हो, नहीं। जो ऑर्बिट की एनर्जी है वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास भी होगी। और जब भी इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिट में घूमेगा तब यहां पे इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी एमिट नहीं करेगा, मतलब कि थ्रू आउट दिस मोशन, मतलब कि वो जब भी ऑर्बिट में घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा तो उसकी एनर्जी बस ये यही रहेगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उतनी ही उसके पास टोटल एनर्जी रहेगी, ना तो वो एनर्जी कम होगी ना तो वो एनर्जी ज्यादा होगी, है ना। वो ऑर्बिट के दौरान, ऑर्बिट में घूमने के दौरान उसकी एनर्जी ऑर्बिट के एनर्जी के बराबर ही रहेगी, कुछ भी एमिशन नहीं होगा। ये था पहला पोस्टुलेट, ठीक है। दूसरा क्या था? तो दूसरा पोस्टुलेट हमें यह बोलता है कि भाई मतलब कि कौन सी ऑर्बिट यहां पे हमें स्टेबल के तौर पे मिल सकती है वो हमें दिखाता है। तो दूसरा पोस्टुलेट हमें यह बोलता है कि भाई यहीं से स्टार्ट करें। दिस पोस्टुलेट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π where h is the Planck constant, और उसकी जो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है वो 6.6 into 10 to the power -34 जूल into सेकंड है। तो दूसरा जो पोस्टुलेट है वो ये बोलता है कि भाई इलेक्ट्रॉन उसी स्टेबल ऑर्बिट में घूम सकता है कि जिनमें, आप देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। मतलब कि उसी ऑर्बिट में घूम सकता है जिसमें एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में हो, है ना। मतलब कि अगर मैं यहां पे पहली ऑर्बिट लिखूं तो पहली ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? h/2π। दूसरी अगर स्टेबल ऑर्बिट आती है तो दूसरी स्टेबल ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम क्या रहना चाहिए? तो ट्वाइस h/2π। तीसरी में क्या होना चाहिए? तो 3 टाइम्स h/2π। तो वही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा जहां पे एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में हो, है ना। मतलब कि यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि यहां पे हमने ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्वांटाइजेशन आपने देखा था चैप्टर नंबर 1 में, आपने पढ़ा भी है। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि भाई कभी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो पूरा इलेक्ट्रॉन जाता है, आधा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से यहां पे हम बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज, कि अगर पहली ऑर्बिट है तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? h/2π। दूसरी ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो ट्वाइस h/2π। इस तरीके से आपको हर एक ऑर्बिट मिलती जाएगी, है ना। तो ऑर्बिट वही ऑर्बिट यहां पे स्टेबल होगी जहां पे एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में हो, ठीक है। मतलब कि एंगुलर मोमेंटम इन जनरल सेंस में हम क्या लिख सकते हैं? nh/2π लिख सकते हैं, है ना। nh/2π nth ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए? nh/2π के बराबर होना चाहिए, ठीक है। एंड द लास्ट वन, जो थर्ड वन पोस्टुलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। थर्ड वन और जो उन्होंने पोस्टुलेट दिया, उन्होंने उसमें क्या देखा और क्या रिजल्ट दिया वो भी ध्यान से समझना। उन्होंने ये पोस्टुलेट में बोला कि भाई व्हेन it does so, a photon is emitted having energy equal to the energy difference between the initial and final states. The frequency of the emitted photon is given by h mu is equals to ei minus ef. अभी उसका अगर हम थोड़ा आगे से पढ़ना स्टार्ट करें तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि it states that an electron might make a transition from one of its specified non-radiating orbits to another one of the lower energy. तो आप देखो ये पोस्टुलेट क्या बोलना चाहता है? ये पोस्टुलेट ये बोलना चाहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन कई बार ऊपर वाली ऑर्बिट से नीचे वाली ऑर्बिट में, मैं देखो देसी लैंग्वेज में समझाऊंगा, कि हायर ऑर्डर ऑर्बिट से लोअर ऑर्डर ऑर्बिट में जंप करता है तब वो एनर्जी रिलीज करता है, वो एमिट करता है एनर्जी को, ठीक है। तो ये जो एमिशन, यहां पे जो एनर्जी के एमिशन दिखा था वो इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वो रेडिएशन नहीं था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी किसी ऑर्बिट में घूमते हैं तब वो कोई भी एनर्जी को रिलीज नहीं करते थे,
तो फिर वो स्पेक्ट्रम कहां से मिली? सभी साइंटिस्ट को जो उन्होंने सीरीज वगैरह बनाई वो कहां से मिली होगी? तो भाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी तो रिलीज करते हैं। होता क्या है? होता ये है कि भाई जब भी मान लो कि हाइड्रोजन एटम की ही बात करें, तो हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पहली ऑर्बिट में घूमता रहता है। अभी जैसे आप हाइड्रोजन एटम को एनर्जी देते हो तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एनर्जी खा के अपर ऑर्बिट में जंप कर लेता है, उसके पास एनर्जी आ जाती है ना। और हमें पता है कि भाई जब भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में होता है तो जो ऑर्बिट की एनर्जी होती है वही इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है ना। लेकिन मान लो कि उसको बाहर से कोई एनर्जी मिली, मैंने हाइड्रोजन एटम को मैंने एनर्जी प्रोवाइड की, तो ये जो पहली ऑर्बिट में जो घूमता था वो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी खा ली, और एनर्जी खाने के बाद उसने क्या किया? ये वाली ऑर्बिट में जंप कर लिया, दूसरी ऑर्बिट में जंप कर लिया, क्योंकि अभी उसके पास दूसरी ऑर्बिट के बराबर एनर्जी आ चुकी है, तो वो अभी ये वाली ऑर्बिट में चला जाएगा। ठीक है, ये वाली ऑर्बिट में चला जाएगा, एनर्जी खा के जाएगा, है ना, क्योंकि उसको हायर ऑर्डर में जाना है। तो कंपेयर टू दिस ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट के पास एनर्जी ज्यादा होगी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी खा के सेकंड ऑर्बिट में चला जाएगा। लेकिन ये जो सेकंड ऑर्बिट में जाता है ना, वो उसका स्टेबल स्टेट नहीं है। मतलब कि जैसे ही वो सेकंड ऑर्बिट में जाएगा, चला तो जाएगा, लेकिन फिर वो अपने आप को अनबैलेंस फील करना स्टार्ट करेगा, अपने आप को अनबैलेंस महसूस करेगा। तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा? वो वापस पहली ऑर्बिट में आ जाएगा। लेकिन जब भी पहली ऑर्बिट में आएगा तो यहां पे ऑर्बिट का ही तो सारा खेल है। ऑर्बिट क्या बोलेगी? भाई इलेक्ट्रॉन अभी सेकंड में से पहली में आना चाहता है, लेकिन पहली ऑर्बिट बोलेगी कि भाई अगर तुझे मेरी ऑर्बिट में, ये फर्स्ट नंबर की ऑर्बिट में आना है, तो तेरी टोटल एनर्जी मेरी ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। लेकिन अभी तो फिलहाल वो सेकंड ऑर्बिट में है, तो सेकंड ऑर्बिट में तो उसके पास हायर एनर्जी है, ज्यादा एनर्जी है कंपेयर टू पहली ऑर्बिट, है ना। यहाँ पे अगर मैं पहली ऑर्बिट की एनर्जी E1 बोल देता हूं, दूसरी ऑर्बिट की एनर्जी अगर मैं E2 बोलता हूं, तो E2 इज ग्रेटर देन E1 होगा, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई ये पहली ऑर्बिट में अगर उसको वापस आना है तो उसको कुछ एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, और वो एनर्जी रिलीज करने के बाद वो पहली ऑर्बिट में आ सकता है, ताकि उसकी टोटल एनर्जी पहली ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। तो जब भी ये ट्रांजिशन होगा ना, कि सेकंड ऑर्बिट से वापस वो पहली ऑर्बिट में आएगा, तो उसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। और ये जो रिलीज करता है ना वो एनर्जी, यही तो है वो रेडिएशन जो उन्होंने देखा था साइंटिस्टों ने अलग अलग सीरीज में। ये जब भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर में जंप करता है, तब जो वो एनर्जी रिलीज करता है, वही रेडिएशन वो सारे साइंटिस्ट को दिखा था, उन्होंने वही रेडिएशन देखा था। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जब भी एनर्जी को रिलीज करता है, वो यहां पे फोटोन के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करता है। तो जो भी यहां पे एनर्जी रिलीज होगी वो फोटोन एनर्जी होगी, फोटोन की एनर्जी होगी, फोटोन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा। और वो फोटोन की एनर्जी होती है एच म्यू बाई लेमड़ा, सॉरी एच सी बाई लेमड़ा, एच म्यू के बराबर, और म्यू को हम सी बाई लेमड़ा लिखे तो ये एच सी बाई लेमड़ा के बराबर होगा। तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है ना। तो आप देखो यहां पे लेमड़ा, लेमड़ा पिक्चर में आ गया। मतलब कि जो भी यहां पे फोटोन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी, उसकी अपनी अपनी एक वेवलेंथ होगी, है ना। और जो रेडिएशन पैटर्न उनको दिखी थी ना, लाइमन जी को, बामर जी को, पासन जी को, वो यही पैटर्न दिखी थी। वो कौन सा रेडिएशन था? तो वो यही इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन का रेडिएशन था। याद है मैंने बताया था आपको कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें हाइड्रोजन एटम को एक्साइट किया था, हाइड्रोजन एटम को एनर्जी देने के बाद उन्होंने ये वाली पैटर्न देखी थी, है ना। तो भाई वो वही है, वो यही पैटर्न थी कि भाई क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं तो वो एनर्जी लेके ऊपर तो जंप कर लेता है, लेकिन क्या होता है कि वहां पे वो अनबैलेंस फील करना स्टार्ट कर देता है, और फिर उसको वापस अपने होम टाउन में आना, मतलब कि होम पिच पे आना चाहता है, वो अपने घर आना चाहता है। तो घर आने के लिए क्या होता है कि घर ऐसा बोलता है कि भाई तुझे अगर ये घर में रहना तो इसके कायदा कानून तुझे मानने पड़ेंगे। मतलब कि हर एक ऑर्बिट के एक अपना अपना एनर्जी लेवल होता है ना। तो वो हर एक एनर्जी लेवल के हिसाब से, अगर इलेक्ट्रॉन मान लो कि सेकंड ऑर्बिट में चला गया था, उसको वापस फर्स्ट ऑर्बिट में आना है, तो भाई उसको उतनी एनर्जी, कितनी एनर्जी? भाई ये दो जो ऑर्बिट है ना, दो ऑर्बिट के एनर्जी का बीच का जो गैप है ना, उतनी गैप जितनी एनर्जी उनको रिलीज करनी पड़ेगी। ये गैप जितनी एनर्जी उनको रिलीज करनी पड़ेगी, समझ में आ रही है बात? तो ये गैप जितनी एनर्जी उनको रिलीज करनी पड़ेगी, है ना। तो यहां पे जो भी रिलीज होगा वो डेल्टा ई,
वो एक्चुअल में यहां पे अगर मैं इसकी बात करूं तो E2 माइनस E1 के बराबर होगा। तो इतनी एनर्जी, दो ऑर्बिट के एनर्जी लेवल के गैप के बराबर एनर्जी उनको रिलीज करनी पड़ेगी। अगर वो इतनी एनर्जी रिलीज करेंगे, अल्टीमेटली मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा ई। सो डेल्टा ई इज इक्वल तो ये एनर्जी जो रिलीज होगी वो फोटोन के फॉर्म में रिलीज होगी, और इसीलिए इसको बोला जाता है फोटोन एनर्जी। और फोटोन के पास एक वेवलेंथ होती है ना, और वो वेवलेंथ की वजह से हमें यहाँ पे अलग अलग पैटर्न में अलग अलग वेवलेंथ दिखने को मिलती है। जो जो यहाँ पे फोटोन रिलीज होते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट में जंप करता है तो उस हिसाब से यहाँ पे दोनों के बीच के गैप के बराबर एनर्जी रिलीज होगी, तो आपको उस हिसाब से लैम्बडा मिलेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड से लेके सीधा वन में जंप करता है तो उस हिसाब से यहां पे थर्ड एंड फर्स्ट के बीच का गैप के बराबर यहां पे फोटोन रिलीज होगी, है ना, फोटोन की एनर्जी रिलीज होगी, तो उस हिसाब से आपको वेवलेंथ मिलेगी। तो अभी आपको समझ में आता है कि वहां पे जो 1 था, 2 था, 3 था, इसका मतलब क्या निकलता है। इसका मतलब अब देखो क्या निकलता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो 1 है वो फर्स्ट ऑर्बिट दिखाता है। अगर लाइमन सीरीज निकालनी है तो लाइमन सीरीज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रॉन को सेकंड ऑर्बिट में से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कराओ, या फिर थर्ड ऑर्बिट में से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कराओ, या फिर फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करो, या फिर फिफ्थ से फर्स्ट में जंप करो। मतलब कि हायर ऑर्डर में से अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को जंप करवाते हो तो तब तब जो भी फोटोन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी, वो फोटोन की जो वेवलेंथ होगी वो आपको लाइमन सीरीज के फॉर्म में मिलेगी। क्लियर, लाइमन सीरीज वाली वेवलेंथ मिलेगी। अगर उसी तरीके से अगर आप बामर सीरीज को देखते हो तो आप अगर इलेक्ट्रॉन को थर्ड ऑर्बिट्स में से सेकंड ऑर्बिट में जंप कराते हो, या फिर फोर्थ में से सेकंड में जंप करवाते हो, या फिर फिफ्थ में से सेकंड में जंप करवाते हो, तो मतलब कि बेस जो भी है वो सेकंड ऑर्बिट है। बेस जो भी है वो सेकंड ऑर्बिट है ना। मतलब कि अगर आप हायर ऑर्डर में से सेकंड ऑर्बिट में जंप करवाते हो इलेक्ट्रॉन को, तब वो जो एनर्जी रिलीज करेगा, वो एनर्जी की जो वेवलेंथ होगी, वो जो फोटोन के फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज करेगा उसकी जो वेवलेंथ होगी वो बामर सीरीज के फॉर्म में हमें मिलेगी। क्लियर हुआ। उसी तरीके से पासवन, उसी तरीके से ब्रैकेट, उसी तरीके से फंद को आप देख सकते हो, है ना। पासवन सीरीज की बात करें तो हायर ऑर्डर में से अगर इलेक्ट्रॉन जब भी थर्ड ऑर्बिट में जंप करता है, तब जो फोटोन रिलीज होंगे, वो फोटोन की जो वेवलेंथ होगी वो पासवन सीरीज को शो करेगी। क्लियर हुआ। तो ये जो फर्स्ट 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ये इसका चक्कर क्या है वो आपको अभी समझ में आ चुका होगा, है ना। तो ये जंप करवाना पड़ेगा, मतलब कि हम जंप नहीं करवाएंगे, हम तो सिर्फ उसको एनर्जाइज करके उतनी एनर्जी देंगे ताकि वो थर्ड में जा पाए। फिर अपने आप वो वहां पे अनबैलेंस फील करके क्या करेगा, वो वापस जंप कर देगा, थर्ड से वापस जिस ऑर्बिट में था उस ऑर्बिट में आ जाएगा। और जब भी वो आएगा तब क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, क्योंकि बोहर जी ने ये देख लिया था कि भाई हर एक एनर्जी का एक लेवल, हर एक ऑर्बिट का एक एनर्जी लेवल होता है, फिक्स होता है ना। और अगर किसी इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिट में घूमना है, अगर उसमें रोटेट करना है, तो उसको वो रूल को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कि उसको उतनी एनर्जी ही रखनी पड़ेगी जितनी ऑर्बिट की है, तभी वो उस ऑर्बिट में रह पाएगा। तो उसके लिए अगर वो हायर ऑर्बिट में है और लोअर ऑर्बिट में आना चाहता है, तो उसको दो ऑर्बिट के बीच की एनर्जी के गैप के बराबर एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ फोटोन। जब भी वो एनर्जी रिलीज करता है फोटोन की एनर्जी के फॉर्म में, तब फोटोन निकलते हैं ना, फोटोन एनर्जी निकलती है, फोटोन निकल, उसके पास कुछ वेवलेंथ होती है। वही वेवलेंथ जो उन्होंने, लाइमन जी ने, बामर जी ने जो दिखाई थी, वो वेवलेंथ थी। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस तरीके का कुछ चक्कर चलता है हाइड्रोजन एटम के अंदर, और उसी के बेसिस पे हमें वो सारी सीरीज मिली थी, लाइमन, बामर, पासवान, ब्रैकेट एंड फन। ठीक है, तो इस तरीके से आप वो सीरीज को पा सकते हो। तो उसके लिए एक्साइट तो हमें ही करवाना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को, कि भाई आप एनर्जी उस तरीके से दो ताकि वो फर्स्ट में से थर्ड में चला जाए। और अगर थर्ड में जाता है और थर्ड में से वापस फर्स्ट में आता है, तो तब जो एनर्जी रिलीज होगी वो लाइमन सीरीज में होगी। वो जो फोटोन निकलेंगे वो लाइमन सीरीज को फॉलो करते नजर आएंगे। अगर मान लो कि आप इलेक्ट्रॉन को सेकंड ऑर्बिट लेगा, वहां से थर्ड में लेगा, और इलेक्ट्रॉन वहां से जंप करके सेकंड में आता है, जब वो सेकंड में आता है तब जो एनर्जी रिलीज होगी वो बामर सीरीज को फॉलो करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने ये सारी चीजें निकाली थी। तो ये थे 3 बोहर जी के पोस्टुलेट। आप इसको बोहर मॉडल की तरह भी देख सकते हो, इसी को बोहर मॉडल बोला जाता है। बोहर जी का मानना यह था कि इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट में, वन सेकेंड फटाक से रिपीट कर दे कि हर एक ऑर्बिट में, यहाँ बोहर जी का यह मानना था कि हर एक ऑर्बिट में, मतलब कि इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं रह सकते, मतलब कि इलेक्ट्रॉन मन चाहिए ऑर्बिट को नहीं पा सकते।
तो जो हमारा जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी थी वो उन्होंने गलत साबित कर दी थी। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी कुछ अलग ही बोलती थी। वो बोलते थे कि भाई ये जो रेडिएशन जो साइंटिस्ट को दिखे थे, लाइमन जी, बामर जी, जो सीरीज उन्होंने निकाले थी वो कौन सी रेडिएशन थे, तो उन्होंने माना था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते हैं उनके पास कुछ एक एसिलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एसिलरेशन, सेंटर की ओर उनको एसिलरेशन होता है, और एसिलरेटिंग चार्ज इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हो ना हो ये जो रेडिएशन पैटर्न जो उनको दिखी थी, स्पेक्ट्रम दिखी थी, वो इसी रेडिएशन की थी। लेकिन बोहर जी का मानना कुछ अलग था। उनको एक ही सवाल सता रहा था कि भाई ये अगर उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी वाली जो पैटर्न स्पेक्ट्रम थी, तो इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी धीरे 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 दे रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो डिक्रीज होती जाती है। तो डिक्रीज हो जाएगी तो भाई उसकी ऑर्बिट सर्कुलर नहीं हो सकती है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वो सीधा जा गिरेगा न्यूक्लियस के ऊपर, तो वो तो चिपक जाएगा न्यूक्लियस के साथ, तो उसकी ऑर्बिट तो कभी भी सर्कुलर नहीं हो सकती है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके निकाला कि भाई ऐसा नहीं है। भाई इलेक्ट्रॉन की जो आप बोलते हो ना कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करता है, जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थियरी, मैग्नेटिक थियरी जो बोलती थी, वो गलत है। भाई एक्चुअल में ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन कुछ ही ऐसे सर्टेन हमारे पास ऐसे स्टेबल ऑर्बिट से उसी में घूम सकता है, मन चाहिए ऑर्बिट को नहीं ले सकता है। और जब भी वो ऐसे स्टेबल ऑर्बिट में घूमता है तब वो किसी भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है। हर एक ऑर्बिट की अपनी अपनी एक एनर्जी लेवल होती है। जब भी इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी लेवल में, जब भी वो ऑर्बिट में घूमता है, तब उसको भी अपना एनर्जी लेवल उतना मेंटेन रखे रहना पड़ता है, उसके कायदा कानून को फॉलो करते रहना पड़ता है ना। और फिर दूसरा उन्होंने बताया कि ऐसी कौन सी ऑर्बिट यहाँ पे हो सकते हैं कि जो स्टेबल मानी जाए। तो उन्होंने बताया कि जो जो ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में आते हैं, वो सारी ऑर्बिट यहाँ पे स्टेबल ऑर्बिट के तौर पे आप ले सकते हो। मतलब कि वो सारी ऑर्बिट में अगर देखने ऐसे n ऑर्बिट प्रेजेंट है तो nth ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम, nth ऑर्बिट में अगर घूम रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, तो उसका एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए nh/2π के बराबर, है ना। एंड थर्ड पोस्टुलेट क्या था कि भाई तो ये जो रेडिएशन कहां से आया, तो फिर ये साइंटिस्टों ने जो रेडिएशन दिखाया, जो रेडिएशन की स्पेक्ट्रम निकाली थी, वो कहां से आई होगी। तो भाई वो कहां से आई होगी, भाई वो यहीं से आती है। हम क्या करते हैं, जब भी हाइड्रोजन एटम को एक्साइट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि भाई लोअर ऑर्बिट में से हायर ऑर्बिट में जंप करके चले जाते हैं, वो उतनी एनर्जी ग्रैब कर लेते हैं। तो अभी वो जो उनकी होम ऑर्बिट है, जो ऑर्बिट में वो घूमते हैं, वहां से हायर एनर्जी गेन करके भाई वो ऊपर की हायर ऑर्डर की ऑर्बिट में चले जाते हैं। अभी वो वहां पे चले तो जाते हैं, लेकिन वहां पे वो ज्यादा देर तक, ज्यादा टाइम तक वहां पे स्टेबल नहीं रह पाते। वो वहां पे जाके अनबैलेंस फील करना स्टार्ट करते हैं। तो वापस उनको अगर नीचे लोअर ऑर्बिट में आना है, तो आने के लिए अकॉर्डिंग टू दी रूल उनको कुछ एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में वो जाना चाहते हैं, उसी ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर उनके पास एनर्जी होनी चाहिए। तो वो एनर्जी को रिलीज कर देते हैं फोटोन के फॉर्म में, और वही एनर्जी जो फोटोन के फॉर्म में निकलती है, उनके पास कुछ वेवलेंथ निकल के आती है, और वही वेवलेंथ होती है जो लाइमन जी ने देखी थी, पासवान जी ने देखी थी, बाल्मर जी ने देखी थी, वो सारी थी, वो वही थी, है ना, वो वही थी। क्लियर हुआ? ठीक है। तो जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्डर में से लोअर ऑर्डर में जंप करते हैं, तब एक्चुअल में वो दो ऑर्डर के बीच, दो ऑर्बिट के बीच की, जहां से जंप किए, जहां पे गए, उन दोनों के बीच की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी रिलीज करते हैं, है ना। और वो डिफरेंस किसका कितना होना चाहिए, वो एमिट करते हैं फोटोन एनर्जी के फॉर्म में, मतलब कि एच म्यू के फॉर्म में। लेकिन वो कितना होना चाहिए, EI माइनस EF, मतलब कि जहां से जंप किए, जहां तक इनिशियल ऑर्बिट जहां से जंप किए वो, और फाइनल ऑर्बिट जहां पे गए वो, ठीक है। तो इन दोनों के एनर्जी के गैप के बराबर होती है। क्लियर? तो बस आज के लेक्चर में यही हम हमारा लेक्चर खत्म करते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। तो भाई बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे। बाय।